आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। देखो आपने पहले भी और सारे लैंग्वेज पढ़े हैं, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, .NET वगैरह भी आपने पढ़ा है। वैसे अगर अब मैं बात करूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज का मतलब सिंपल क्या होता है, भाषा। जो हम लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ फिलहाल के लिए, तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक पाइथन लैंग्वेज पढ़ना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्या एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा। किसी भी लैंग्वेज को हम क्यों पढ़ते हैं, जिससे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ये कहा कि मैं केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाने के काम में नहीं आता। आप अगर मुझे चाहेंगे तो मैं डेटा साइंस पर्पज़ के लिए भी यूज हो सकता हूँ, डेटा एनालिसिस के पर्पज़ के लिए भी यूज हो सकता हूँ। अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करवाना है तो वो भी मैं एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो आप। ऐप्स, किसी ऐप्स को डेवलप करना हो वो भी कर सकते हो। मीन्स दैट कि आज के डेट में जो मार्केट का डेटा है उसको मैनेज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उस डेटा को सही से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम किस लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन सबको सपोर्ट करता है और पाइथन ने ये कहा कि भाई मेरे पास बहुत सारे लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं और मैं सबसे इजी लैंग्वेज हूँ दुनिया का जिसके द्वारा आप अलग अलग वर्क डन कर सकते हो। तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप द एनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन और डेटा साइंस पर्पज और डेटा एनालिसिस पर्पज, नेटवर्किंग पर्पज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्पज, NLP का आप काम कर सकते हो। NLP का नाम सुना होगा आपने। NLP का मतलब क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मीन्स दैट आज के डेट में आपने देखा होगा जितने रोबोटिक्स ऐप हैं वो डेटा को क्या करते हैं, जो भी आप चीज़ टाइप करते हो उसको सेंस करके मशीन से वो क्या करते हैं, आपको रिवर्ट मैसेज करते हैं या नहीं करते। गूगल, अगर मैं गूगल के बारे में बात करूँ तो गूगल स्पीच का यूज करते हो आप, ऑटोमेटिक क्या करता है आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करके डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, लैंग्वेजेस के अंदर, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज से आप सेलेक्ट कर रखते हो या हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो। तो वो पीछे से कहीं ना कहीं कोडिंग का यूज है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज का यूज है, जिसके थ्रू बेसिकली वो डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो आज के डेट में अगर मैं बात करूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप एक तो डेटा साइंस के लिए यूज कर सकते हो इसको, किसके लिए, डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हो आप इस लैंग्वेज को। और इसने ये कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, अगर आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करना वो भी आप किसके थ्रू कर सकते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक कैसा लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको ये बताना है सबसे पहले लाइन तो यही कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज जो डेवलप हुआ 1991 में डेवलप हुआ और इसके जो डेवलपर थे वो कौन थे, गुडो वैन रोजुम। तो गुडो वैन रोजुम इज द फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिन्होंने इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। और ये जो लैंग्वेज है ये नेदरलैंड में पहला एक ऐसा लैंग्वेज है जो नेदरलैंड ने डेवलप किया। नहीं तो और अदर लैंग्वेज आप देखेंगे, चाहे वो सी हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं ना कहीं अमेरिका में डेवलप हुए, USA ने डेवलप किया। क्लियर हुआ। जितने नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, जितने नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, सबको इन्वेंट कौन करता है, USA इन्वेंट करता है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द नेदरलैंड। किसने डेवलप किया था, नेदरलैंड। और कब डेवलप हुआ, 1991 में डेवलप हुआ। क्लियर, किसने डेवलप किया, गुडो वैन रोजुम। और ये क्या है, एक हाई लेवल, प्योरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या, प्योरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर आपको ऊप्स के भी सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। किसके कॉन्सेप्ट, ऊप्स। आपको पहले भी बताया कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। लाइक ऊप्स में आप क्लास यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, इंटरफेस का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो प्लस है, यहाँ पर ऊप्स को इसको हाई लेवल बनाने में यहाँ पर इसने लाइब्रेरी मॉड्यूल बहुत सारे इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। क्या इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, लाइब्रेरी मॉड्यूल,
जैसे अगर मैं बात करूँ आज के डेट में मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी मॉडल अगर कोई यूज होने वाला है तो वो कौन है? पांडास है। कौन सा है? पांडास है। अगर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई है तो नमपाई है। अगर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई कॉन्सेप्ट है मैटप्लॉटलिब है। कौन सा है? मैटप्लॉटलिब। ये सब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं पांडास के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो पैकेज पढ़ना, दो मॉड्यूल पढ़ना, सीरीज और दूसरा क्या हमारे पास डेटा फ्रेम। कौन सा है? डेटा फ्रेम। मैटप्लॉट इसका यूज क्या है? अगर आपको 2 डायमेंशन या सिंगल डायमेंशन में डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना है, लाइक ये कहता है कि भाई मैं सपोर्ट करूंगा किसको? CSV फाइल को भी सपोर्ट करता है ये। क्लियर हुआ? CSV फाइल का मतलब क्या हुआ? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, जिसमें डेटा हमारा हमेशा टैबुलर फॉर्मेट्स में होता है। किस फॉर्म में होता है? टैबुलर। और CSV फाइल, अगर CSV फाइल के फॉर्म में कोई डेटा या एक्सेल शीट के फॉर्म में कोई डेटा है और मैं अगर CSV फाइल के थ्रू उसको कन्वर्ट करता हूँ तो जब भी डेटा आपका स्टोर होगा, मतलब इंपोर्ट होगा प्रोग्राम के अंदर, तो वो किस फॉर्मेट में होगा? टैबुलर फॉर्मेट में। और टैबुलर फॉर्मेट को सपोर्ट कौन करता है? डेटा फ्रेम। अगर उसी डेटा में से अगर हमें सिंगल डायमेंशन में डेटा रखना है तो हम किसका यूज करेंगे? सीरीज का। बट अगर हमें 2D के फॉर्म में डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? डेटा फ्रेम का। और डेटा फ्रेम बेसिकली किसका पार्ट है? पांडास लाइब्रेरी मॉड्यूल का। दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी मॉड्यूल्स ऑफ पांडास एंड सीरीज इज आल्सो द पार्ट ऑफ द पांडास। पांडास का सीरीज भी पार्ट है और पांडास का कौन सा पार्ट है? डेटा फ्रेम भी पार्ट है। ऐसे नमपाई अगर मैथमेटिकल या स्टैटिकल आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो किसका यूज करोगे? नमपाई का। ऐसे अगर मैं बात करूं मैटप्लॉटलिब, तो मैटप्लॉटलिब इज आल्सो अ लाइब्रेरी मॉड्यूल इन व्हिच देयर आर मैनी methods and attributes and related informations are present, जिसके थ्रू आप ग्राफिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो? ग्राफिकल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी हमारे पास है और उस कंपनी के पास हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, क्लियर, और उस डेटा को अगर हमें चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर आप किस लाइब्रेरी मॉड्यूल का यूज करेंगे? मैटप्लॉटलिब का। इसने ये कहा कि भाई आप अपने डेटा को प्रोसेस करने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप क्या कर सकते हो? उसका इमेज क्रिएट कर सकते हो, उसका फोटो आप क्रिएट कर सकते हो और उस फोटो को, उस इमेज को आप क्या कर सकते हो? सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को, जो डेटा फ्रेम के अंदर है, प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो? ग्राफिकल फॉर्मेट्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लाइन के थ्रू, लाइन चार्ट है और बार चार्ट है, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स के टाइप्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने डेटा को ग्राफिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, जैसे अगर मैं आज के डेट में CBSE के बारे में बात करूँ, CBSE ये कह रहा है कि मुझे 12th क्लास के उन बच्चों का एवरेज निकालना है जो 60 से 70 के बीच में जिसका रिजल्ट आया है। कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो 70 से 80 के हैं, कुछ ऐसे 80 से 90, मतलब कितने हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप दो तरीके से डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो। पहला तरीका क्या है? ठीक है, नंबर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा क्या होगा? ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है, कि ग्राफिकल सेगमेंट्स में आप दिखा सकते हो। या अगर मैं अमेजोन के बारे में बात करूँ, फ्लिपकार्ट के बारे में बात करूँ या पेटीएम, पेफोन, इन सब के बारे में बात करूँ, अगर ये देखा जाए कि कस्टमर जो आ रहा है वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा चॉइस कर रहा है, किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा वो प्रोसेस कर रहा है, अमेजोन वालों को अगर ये निकालना हो कि किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है और किस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। अगर हमें टाइम 24 आवर्स होता है वन डे में, अगर हमें ये निकालना है कि यूजर्स का जो लॉगिन है या कस्टमर का जो लॉगिन है वो सबसे ज़्यादा पीक टाइम कौन सा होता है, तो बेसिकली उस डेटा को हम उठा के उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कस्टमर या सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट है वो किस टाइम पर ज़्यादा विजिट वेबसाइट पर करता है। तो वो कंपनी क्या करेगी? ये तो काम किसका होगा? डेटा एनालिसिस का हो गया, कि जो बेसिकली प्रोसेस करके डेटा को उठाकर और ये प्रोसेस करेगा कि किस टाइम पर पीक टाइम होता है, किस पे कस्टमर ज़्यादा विजिट करते हैं और किस टाइम पर कस्टमर कम विजिट करते हैं। क्लियर? तो जिस टाइम पर ज़्यादा कस्टमर विजिट कर रहे होंगे उस पर वो ऑफर वगैरह ज़्यादा निकालेगी उस टाइम पर। क्लियर हुआ चीज़? या उसके ऊपर बेसिकली सर्वर का मेंटेनेंस वो ज़्यादा अच्छा रखेगी जिससे लोगों को प्रोसेसिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर हुई चीज़?
आज के डेट में अगर किसी को जो है सीमेंट की कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर उसको ये एनालिसिस करना हो कि बेसिकली कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए पूरे इंडिया में, किस चीज़ का डिमांड किस क्षेत्र में ज़्यादा है, किस एरिया में ज़्यादा डिमांड है, वो सब आप डेटा को लेकर और डेटा के ऊपर क्या कर सकते हो, प्रोसेसिंग क्या कर सकते हो, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो और कंपनी को आप दे सकते हो और इंफॉर्मेशंस को, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के तौर पर कंपनी को दे सकते हो कि भाई इस डेटा के ऊपर मैंने प्रोसेस किया और इसका इंफॉर्मेशन ये निकल के आया है। तो कंपनी क्या करेगी, उसके ऊपर एक्शन लेगी और उसके हिसाब से क्या करेगी, काम करेगी। तो आज के डेट में बेसिकली अगर मैं बात करूँ पाइथन के बारे में, तो पाइथन का सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर यूज़ हो रहा है तो वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहा है और डेटा साइंस के लिए यूज़ हो रहा है। क्लियर हुई चीज़? तो इन बेसिकली टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने ऐसे डिस्कस किया। अब क्वेश्चन इज दैट, सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि सर पाइथन को हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, जबकि हमने जावा भी पढ़ रखा है या सी और सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज पढ़ रखा है, लेकिन हम पाइथन को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं डेटा एनालिसिस के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली में अगर मैं पाइथन के बारे में बात करूँ तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज, पाइथन ने ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा सिंपल हूँ और वास्तव में सबसे ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर कोड का जो लेंथ होता है वो बहुत कम होता है। मीन्स दैट अगर आपको कुछ भी प्रोसेस करना है तो इंटरनली कोड ऑटोमेटिक काम करेगा। जस्ट आपको अपने ऑपरेशन के स्टेटमेंट्स को लिखना, अपने ऑपरेशन के कोड को लिखना है, अननेसेसरी आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर हुई चीज़, समझ में आई बात? तो इसने ये कहा कि यहाँ पर हमने कोड को मिनिमाइज किया है, ठीक है। कोड लेंथ यहाँ पर क्या है, मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारा कोड लेंथ है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। बहुत मिनिमम पार्ट्स में मिनिमाइज करके हमने यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, इंटरप्रेटर बहुत लाइट वेट का है। इंटरप्रेटर का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर, ठीक है, व्हिच प्रोवाइड टू द एनवायरनमेंट फॉर अस, जहाँ पर हम अपने कोड को राइट और रन कर सकते, ठीक है, राइट और रन कर सकते। दूसरा, अगर उस कोड को इंटरप्रेटर में हम राइट कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर का काम क्या होगा कि एक तो हमारे कोड को रन कराने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लाइब्रेरी मॉड्यूल्स क्रिएट करना, लाइब्रेरी फाइल्स वहाँ पर हमें प्रोवाइड करना। दूसरा, हमारे कोड को चेक करना कि जो आपने कोड लिखा है वो सही है या गलत। अगर कोड में कोई दिक्कत होगी तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, वहाँ पर एरर मैसेज शो करेगा। जावा किस चीज़ को फॉलो करता है, कंपाइलर को, जबकि यहाँ पर पाइथन किसको फॉलो करता है, इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर यही होता है कि कंपाइलर होल कोड को एक बार में कंपाइल करता है, ठीक है, पूरे सोर्स फाइल को एक ही बार में क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल का मतलब क्या हुआ, चेक करना और पूरे कोड को किस में कन्वर्ट करना, बाइट कोड में। जैसे मैंने कोड लिखा, सोर्स कोड लिखा पाइथन के अंदर या जावा के अंदर, तो बेसिकली जब मैं कोडिंग करूंगा, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, अपना कोड डेवलप करूंगा किसी भी टास्क के लिए, किसी भी वर्क के लिए, तो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पाइथन इंटरप्रेटर होता है या पाइथन यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर होता है। जबकि अगर मैं अदर लैंग्वेज के बारे में बात करूँ, जावा के बारे में, तो वहाँ पर क्या है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ होता है स्मॉल सॉफ्टवेयर। और जब भी किसी लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है मार्केट के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाया जाता है, जिसके थ्रू उसमें एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लाइब्रेरी मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, जिसको बेसिकली जो आपको इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, सोर्स कोड को राइट और रन कर सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पर सोर्स कोड राइट किया, अब जो सोर्स कोड हमारा राइट होगा तो किस लैंग्वेज में होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। आपने देखा होगा कि पूरा कोड किस में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली हमारा सिस्टम डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसका रोल क्या होता है इंटरप्रेटर का, कि आपके एक तो पहले कोड की इंस्ट्रक्शन को चेक करना कि जो आपने कोड लिखा है वो सही है या गलत। और दूसरा इसका काम क्या होता है, उस पूरे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, बाइट कोड में। और बाइट कोड किसका कलेक्शन होता है, 0 और 1। समझ में आई बात? बेसिकली बाइट कोड में जब हमारा डेटा, मतलब हमारा जो सोर्स कोड है, इंस्ट्रक्शन, वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इजीली सिस्टम समझ सकता है, मशीन समझ सकता है। मशीन फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करके उसको EXE फाइल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, EXE फाइल। और आपने नाम सुना होगा, EXE फाइल को क्या बोलते हैं, एक्जीक्यूटेबल फाइल, जिससे आपका जो आपने जिस हिसाब से कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर हुई चीज, समझ में आई बात?
यहाँ पर बेसिकली मैंने डिस्कस किया था अभी आपके साथ कि बेसिकली हम पाइथन लैंग्वेज को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला मैंने बताया कि कोड लेंथ यहाँ पर रिड्यूस होगा। इंटरप्रेटर के बारे में मैंने डिस्कस ही किया आपके साथ कि इंटरप्रेटर आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बताना चाहिए था कि बेसिकली इंटरप्रेटर जो है वो स्मॉल प्रोग्राम है और ये कहता है कि भाई मैं लाइन बाई लाइन कोड को क्या करूँगा, चेक भी करूँगा और उसे रन भी करूँगा। कंपाइलर में क्या प्रॉब्लम थी, जैसे हमने 100 लाइन का कोड लिख दिया या 2000 लाइन का कोड लिख दिया, अब उस कोड को जब हमने रन करने किया तो वहाँ पर क्या हो सकता है, एक साथ एरर आ सकता है। और जब एरर आएगा तो बेसिकली होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 20 एरर्स आ गया हमारे कोड के अंदर, तो होगा क्या 20 एरर्स अगर हमारे से सही नहीं हो पाया तो पूरा कंपाइलर का जो एफर्ट होगा वो क्या होगा, बेकार होगा। क्योंकि जब तक हम कोड को रन करके रिजल्ट्स नहीं पाएंगे तब तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो वो पूरा होगा ही। तो बेसिकली इंटरप्रेटर ने ये कहा कि उस एफर्ट्स को, उस प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मैं एक इंटरप्रेटर दे रहा हूँ आपको। इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक लाइन को पहले उठाएगा आपके कोड में से और सबसे पहले उसको चेक करेगा, अगर कोड सही होगा तो उसका रिजल्ट शो बना लेगा वहीं पर, ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और उसका रिजल्ट वहीं पर तैयार कर लेगा। फिर दूसरे लाइन को, फिर तीसरे लाइन को, फिर चौथे लाइन को, लाइक दैट चलता रहेगा। क्लियर हुई चीज़। जिस लाइन में अगर ये लास्ट वाले थर्ड लाइन में अगर आपका एरर आ रहा है तो वहीं पर मतलब ऊपर के रिजल्ट्स आएंगे पर थर्ड लाइन का आपको वो रुक जाता है। क्लियर हुई चीज़। मतलब वो एफर्ट तभी लगाएगा जब आपका कोड क्या होगा, सही हो। एक साथ आपको एरर नहीं देगा। जब आपके पास जिस लाइन पर कोड में एरर होगा उसी एरर को वो शो करके और वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। वो बताएगा कि भाई इस एरर को क्या करो, आप सही करो। क्लियर। तो वही काम इंटरप्रेटर, मतलब कंपाइलर और कंपाइलर थोड़ा स्लो होता है लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। उसका रीजन आपको पता चला कि ये जब भी प्रोग्राम को कोड को रन करता तो कैसे करता, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था अभी कोड लेंथ मिनिमाइज, दूसरा इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है, ये कंपाइलर को सपोर्ट नहीं करता। और आपको पता चले कि इंटरप्रेटर क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी ऑफ कोड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। तीसरा इसने ये कहा कि मैं आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट हूँ। क्या हूँ, आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट हूँ। क्यों आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिकली जो पाइथन का कोड होता है वो किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर राइट कर सकते हो और किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जाके क्या कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। क्लियर हो चीज़। फोर्थ इसने ये कहा कि मैं कंपैटिबल हूँ। कंपैटिबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कंपैटिबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन के साथ, किसी भी हार्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हो। ये समझ में आई बात। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास जो फिफ्थ पॉइंट है यूज करने का एडवांटेज, वो ये है कि बेसिकली रीडेबिलिटी आसानी से होगा। रीडेबिलिटी होगा या नहीं होगा, रीडेबिलिटी। इसने रीडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आसानी से हम कोड को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। और इसके बाद फिर और क्या है, हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इट रिड्यूस टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। क्लियर हुई चीज़। और इसने ये कहा कि भाई मैं हर काम के लिए, मतलब मैं डायनामिक टाइप का हूँ। किस टाइप का हूँ, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, डायनामिक का मतलब ये हुआ कि आप अलग अलग पर्पज के लिए मेरे कोड को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन ऐप्स डेवलप के लिए चाहिए तो ऐप्स डेवलप के लिए यूज़ कर सकते हो। डेटा एनालिसिस के लिए अगर हम इसे यूज़ करना है तो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब इसने ये कहा पाइथन लैंग्वेज ने कि मैं डायनामिक टाइप ऑफ लैंग्वेज हूँ, मेरे को आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर हुई चीज़। तो अगर मैं बात करूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a type of language and is a high level programming language which is developed in 1991 by Guru and Raju in Netherlands. ठीक है। and it's a high level programming language and it support to the interpreter process. किसको support करता है, ये interpreter। ठीक है। and interpreter is a small program in Python programming language which provide to the environment for us, ठीक है, where we have to write our सोर्स कोड।
of the Python language, और that will provide to the environment to our codes, और बेसिकली उसके थ्रू हमारा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और रन होगा। क्लियर हुआ चीज़? ये इंटरप्रेटर 2 स्टेप्स को फॉलो करता है कोड को रन करते समय। पहला क्या करता है, सबसे पहले पूरे फाइल को किसमें बदलता है, 0 और 1 में, मतलब लाइन बाई लाइन कोड को रन करता है। तो लाइन बाई लाइन कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में, और बाइट कोड से फिर रिजल्ट्स कोड में क्या करता है, उसको बदलता है। क्लियर हुई चीज़? समझ में आई बात? तो आज के लिए यहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ, कल से कंटिन्यू। इसका ड्रॉबैक यही है कि बैकग्राउंड में जो होता है वो सी लैंग्वेज का कोर्स है, ठीक है, तो लेंथ उतना ही रहता है। बैकग्राउंड में सी और सी प्लस प्लस इस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। बैकग्राउंड में आपको कोड आप फ्रंट एंड पे क्या करोगे, बाहर पाइथन का लिखोगे, लेकिन वो कोड किस में कन्वर्ट होता है, सी और सी प्लस होता है। क्लियर हुआ चीज़? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बैकग्राउंड। एक और ड्रॉबैक हो सकता है सर, जैसे इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन एक लाइन को रीड करके आउटपुट देता रहेगा। माने जो कोड लिखने वाला है वो उसने 200 लाइन का कोड बनाया है, तो बहुत 50 मिस्टेक है, लेकिन उसको 50 मिस्टेक पता नहीं है। 50 बार तो स्टूडेंट टाइम तो रॉन्ग दिखाएगा ना, बार ठीक करने के लिए पहले भी रॉन्ग तो वहाँ रुक जाएगा, अगला फिर रन दिया, फिर उसके बाद फिर एक स्टेप फिर रुकेगा ना वो। हाँ, तो कंपाइलर में क्या था, कंपाइलर के अंदर 5000 के लाइन का कोड आपने लिखा और 20 एरर निकल गए, तो आपको कंपाइल करने में बहुत टाइम लगेगा उसको। लेकिन ये कहता है कि भाई जहाँ तक कोड सही होगा वहाँ तक ठीक होगा, नहीं मैं वहीं पर रुक जाऊँगा, आगे एफर्ट नहीं डालूंगा जब तक आप कोड के मिस्टेक को सही नहीं करें। मैंने तो उसने मॉडल 10 लाइन पे वो निकल गया वो एरर, तो वो हमने ठीक कर दिया। आपका क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 10-12 एरर है या 10 लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स में 10 लाइन ऑफ स्टेटमेंट में एरर है, तो सर पहले लाइन के एरर को डिटेक्ट करेगा और शो करेगा, फिर आपने सही किया, फिर आगे वाली लाइन पर रुकेगा, रुकना एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो वहीं पर रुके, वो यूज नहीं कर रहा मशीन को। समझ में आई बात? कंपाइलर में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपसे एरर सही नहीं हो पाया तो क्या होगा, उसका तो पूरा एफर्ट खराब हो, क्योंकि उसने मेहनत करके क्या किया था, आपके एरर को डिटेक्ट किया था। यहाँ पर एरर डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, आगे काम ही नहीं कर रहा है, सिस्टम तो वहीं पर रुक गया, ब्रेक हो गया, उसकी प्रोसेसिंग तो है ही नहीं। जहाँ पर एरर डिटेक्ट होगा वहीं पर वो रुक जाएगा, फिर आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं है। तो बेसिकली इस हिसाब से आप क्या करोगे, पाइथन को यूज करोगे। बाकी कल मैं डिस्कस करता हूँ, तो आज के लिए यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।